हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशियल वर्ल्ड। हम पढ़ रहे थे SC/ST एक्ट। हमने चैप्टर 4 तक कर लिया था। आज हम चैप्टर 4A देखेंगे जो कि विक्टिम और विटनेसेस की राइट्स की बात करता है। चैप्टर 4A में बस एक सेक्शन है, वो है सेक्शन 15A जो कि बात करता है राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस की, कि विक्टिम और विटनेसेस के क्या क्या राइट्स हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सबसेक्शन 1 हमें बताता है कि स्टेट की ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अरेंजमेंट्स करे। किस चीज़ के लिए अरेंजमेंट्स करे? विक्टिम, उनके डिपेंडेंट्स, विटनेसेस की प्रोटेक्शन के लिए अरेंजमेंट करे। किस चीज़ से प्रोटेक्शन करनी है? इंटिमिडेशन, कोएर्शन, इंड्यूसमेंट, वायलेंस या फिर थ्रेट ऑफ वायलेंस से। मतलब कि स्टेट की ये ड्यूटी है, स्टेट का ये कर्तव्य है कि वो विक्टिम और उसके डिपेंडेंट्स और विटनेसेस की रक्षा करे, किसी भी प्रकार की हिंसा, वायलेंस या फिर धमकी, उत्पीड़न से रक्षा करे। ये स्टेट की ड्यूटी है। ठीक। सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि विक्टिम के पास क्या राइट है, कि उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। उसे फेयरनेस, रिस्पेक्ट, डिग्निटी से ट्रीट किया जाएगा। जो भी उसके एज, जेंडर, एजुकेशनल डिसएडवांटेज या पुअर्टी से रिलेटेड चीज़ों के लिए जो भी उसकी नीड्स हैं, जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, जैसे कि विक्टिम की जेंडर अगर है, फीमेल है, तो फीमेल से रिलेटेड उसकी जो भी नीड्स है, एजुकेशनल नीड्स है, उसे एजुकेशन चाहिए, तो उसके लिए जो भी उसकी नीड्स है, उसके लिए उसे कहीं मतलब बायसनेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो स्कूल में जाएगा तो उसे फेयरली आप ट्रीट करेंगे, आप उसे सब बच्चों की भांति स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी सीट देंगे। तो ये सारी चीज़ों का राइट विक्टिम के पास है। ठीक। सबसेक्शन 3 हमें बताता है विक्टिम या उसके डिपेंडेंट्स के पास राइट है कि उन्हें रीजनेबल, एक्यूरेट और टाइमली नोटिस मिले किसी कोर्ट प्रोसीडिंग का, और उसमें बेल प्रोसीडिंग भी शामिल है। ठीक। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्टेट गवर्नमेंट इन्फॉर्म करेंगे विक्टिम को कि कोई भी प्रोसीडिंग इस एक्ट में हो रही है उसके बारे में। सपोज करिए विक्टिम है, कि कोई विक्टिम है, उसके खिलाफ SC/ST एक्ट में कोई केस हुआ। ठीक। तो वो कोर्ट प्रोसीडिंग क्या चल रही है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे डील कर रहा है, उसके बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन विक्टिम और उसके डिपेंडेंट को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्टेट गवर्नमेंट टाइमली इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक। सबसेक्शन 3 ये बताता है। सबसेक्शन 4 हमें ये बताता है कि विक्टिम या उसके डिपेंडेंट के पास राइट है कि वो अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के पास, कि वो किसी पार्टी को समन करें, कोई डॉक्यूमेंट या कोई मटेरियल विटनेस है उसके प्रोडक्शन के लिए किसी को समन करें, या फिर कोई किसी विटनेस को समन करें, या फिर कोई व्यक्ति जो कि कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो उसको क्या करें, एग्जामिन करें। इसका राइट विक्टिम के पास है। ठीक। सबसेक्शन 5 ये बताता है विक्टिम और उसके डिपेंडेंट के पास राइट है कि उन्हें सुना जाए किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान, जो भी इस एक्ट में हो रही है, चाहे वो बेल के लिए हो, चाहे डिस्चार्ज के लिए हो, चाहे रिलीज के लिए हो, चाहे पैरोल के लिए हो, चाहे कन्विक्शन के लिए हो, या फिर कोई और सेंटेंस जो कि एक्यूज के अगेंस्ट पास होने वाला है, या फिर उससे कनेक्टेड कोई प्रोसीडिंग है, कोई आर्ग्यूमेंट है, या कोई रिटन सबमिशन फाइल करना है, एक्विटल है, सेंटेंसिंग है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोसीडिंग अगर चल रही है इस एक्ट में, तो उसमें विक्टिम या उसके डिपेंडेंट के पास राइट है, वो इंटाइटल्ड है इस चीज के लिए कि उन्हें भी सुना जाए। ठीक। राइट टू बी हर्ड, ये उनका राइट है। ठीक। तो अब हम देखते हैं अगला राइट क्या है विक्टिम के पास। सबसेक्शन 7 हमें ये बताता है स्टेट क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को ये इन्फॉर्म करेगा कि हमने विक्टिम या उसके डिपेंडेंट को कोई प्रोटेक्शन दी है। ठीक। या फिर इन्फॉर्मेंट या विटनेसेस को कोई प्रोटेक्शन दी है, तो आप उसका पीरियोडिकली रिव्यू करिए कि क्या वो प्रोटेक्शन चल रही है अभी। ऐसा तो नहीं है कि जिसको हमने कहा है कि आप प्रोटेक्ट करिएगा वो अच्छे से अपनी ड्यूटीज को कर नहीं रहा है। तो ये पीरियोडिकल रिव्यू स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है। ठीक। सबसेक्शन 8 हमें बताता है कि स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट एक एप्लीकेशन जो कि विक्टिम या उसके डिपेंडेंट के द्वारा या फिर इन्फॉर्मेंट या विटनेसेस के द्वारा किसी प्रोसीडिंग के दौरान लाई गई है, चाहे वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा लाई गई हो इस विक्टिम के लिए, या फिर इन्फॉर्मेंट के लिए, विटनेसेस के लिए, या फिर अपने ओन मोशन में, क्या मेजर्स ले सकते हैं। मतलब स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, या तो इन लोगों के एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट, इन्फॉर्मेंट, विटनेसेस या फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर वो खुद के सुओ मोटो भी क्या मेजर्स ले सकते हैं, वो हम देखते हैं। क्लॉज A हमें बताता है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि विटनेस
का नाम और उसकी आइडेंटिटी, उसका एड्रेस कंसील किया जाए, मतलब किसी को रिवील नहीं करना है। सपोज करिए SC/ST एक्ट में किसी ST/ST कम्युनिटी के पर्सन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ और प्रोसीडिंग चल रही है, उस दौरान जो व्यक्ति विटनेस बना उसके नाम को आप पब्लिक में नहीं दे सकते कि कौन विटनेस बना, किसने विटनेस दिया। ठीक, इस चीज़ के लिए जो है कि स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि आप उसके नाम को छिपाइए, कंसील करिए। बी और क्या डायरेक्ट कर सकती है कि आप उसके नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द विटनेसेस, आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे उसकी आइडेंटिटी और उसके एड्रेस को किसी भी विक्टिम के। ठीक, और आप इमीडिएट एक्शन लेंगे कि कोई भी कंप्लेंट अगर फिल हुई है कि आप विक्टिम को हरास किया जा रहा है, इन्फॉर्मेंट को हरास किया जा रहा है, विटनेसेस को हरास किया जा रहा है, तो आप उसी दिन स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट उसी दिन इमीडिएट एक्शन लेगी और अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगी इनके प्रोटेक्शन के लिए। मतलब किसी प्रोसीडिंग के दौरान किसी विक्टिम, किसी इन्फॉर्मेंट, किसी विटनेस को क्या किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, तो ये खबर जब कोर्ट के पास जाएगी तो कोर्ट इमीडिएट एक्शन लेगी इन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, प्रोवाइडेड दैट हमें ये बताता है जो भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्लॉज सी में कि किस चीज़ के लिए, कि किसी ने हरास किया विक्टिम, इन्फॉर्मेंट, विटनेस को, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जो भी प्रोसीडिंग चल रही है वो सेपरेटली ट्राई की जाएगी। जो मेन केस चल रहा है उसके साथ नहीं ट्राई की जाएगी, सेपरेटली ट्राई की जाएगी। और कोर्ट क्या करेगा, ऐसे केसेस को 2 महीने के अंदर कंक्लूड करेगा। ठीक, अब प्रोवाइडेड फर्दर दैट हमें बताता है कि अगर कंप्लेंट फाइल किया गया है किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट किसी विक्टिम, इन्फॉर्मेंट, विटनेसेस को हरास कर रहा था, तो कोर्ट क्या करेगा, कैसे पब्लिक सर्वेंट को रिस्ट्रेन करेगा कि आप ऐसी चीज़ें मत करिए, मतलब इंटरफेयर मत करिए विक्टिम, इन्फॉर्मेंट, विटनेसेस के साथ। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें हमने देखी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 9 हमें ये बताता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि वो रिकॉर्ड करें कोई भी कंप्लेंट विक्टिम का, इन्फॉर्मेंट का, विटनेसेस का, किसी भी प्रकार की इंटिमिडेशन, कोएर्सन, इंड्यूसमेंट, वायलेंस या थ्रेट ऑफ वायलेंस के लिए, चाहे वो उन्हें ओरली दिया गया हो, चाहे वो उन्हें राइटिंग में दिया गया हो, और जो भी FIR की कॉपी है वो इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस विक्टिम, इन्फॉर्मेंट को देंगे। ठीक, और फिर सबसेक्शन 10 हमें बताता है इस एक्ट में जो भी प्रोसीडिंग होगी वो वीडियो रिकॉर्डेड होगी। सबसेक्शन 11 हमें बताता है ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो एप्रोप्रिएट स्कीम बनाए कि इम्प्लीमेंटेशन हो सके विक्टिम और विटनेसेस के जस्टिस को एसेस करने के और उनके राइट्स और एंटाइटलमेंट्स के, मतलब कोई भी राइट जो विक्टिम और विटनेसेस के पास है, कोई भी जो भी उनकी एंटाइटलमेंट्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एप्रोप्रिएट स्कीम बनाएगी। उसके बारे में हम देखते हैं। क्लॉजेस में हमें बताया गया है वो कौन कौन से राइट हैं कि उन्हें कॉपी मिले FIR की फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर नहीं मिल रही है तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्कीम बनाएगी। ठीक है, बी हमें बताता है कि इमीडिएट रिलीफ, चाहे वो कैश में हो चाहे काइंड में हो, एट्रॉसिटीज जो भी हुई है विक्टिम या डिपेंडेंट पे। देखिए, कोई भी विक्टिम या कोई भी डिपेंडेंट उसके अगेंस्ट अगर SC/ST एक्ट में कोई ऑफेंस हुआ और उसे तुरंत रिलीफ कुछ देना पड़ेगा, चाहे आप उसे कैश में दें चाहे वो काइंड में दें, मतलब आप उसे कैश पैसे दे दीजिए या कुछ सामान ऐसा दे दीजिए जिससे कि उसका इमीडिएट रिलीफ उसको कुछ मिले, तो इसके लिए भी स्कीम स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक, आप क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देगी एट्रॉसिटी के लिए, विक्टिम जो भी विक्टिम के अगेंस्ट एट्रॉसिटीज हैं उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए तुरंत स्कीम बना सकती है, इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, और क्या करेगी, रिलीफ देगी रिस्पेक्ट ऑफ डेथ, इंजरी, डैमेज टू प्रॉपर्टी। सपोज करिए विक्टिम की डेथ हो गई तो उसको डिपेंडेंट को तुरंत रिलीफ चाहिए, तो ऐसी केस में स्टेट गवर्नमेंट को स्कीम बना सकती है। उसकी प्रॉपर्टी को कोई इंजरी हो गई तो उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है। ठीक, क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट, फूड या वाटर, क्लॉथिंग, शेल्टर, मेडिकल एड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज या डेली अलाउंसेस भी विक्टिम को दे सकती है। ठीक, और एफ हमें बताता है टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस एक्सपेंसेस टू द एट्रॉसिटी विक्टिम एंड देयर डिपेंडेंट। कोई भी मेंटेनेंस के लिए भी, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के लिए भी जो भी विक्टिम्स के अगेंस्ट एट्रॉसिटीज हुई है उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है। ठीक, इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो भी राइट्स ऑफ एट्रॉसिटी है, विक्टिम के जो भी राइट्स हैं और जो भी उनके कैसे वो कंप्लेंट लिखेंगे, कैसे वो FIR करवाएंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है।
है। एक्ट हमें बताता है जो भी प्रोटेक्शन देना है विक्टिम की एट्रॉसिटीज़ पे या उसके डिपेंडेंट को या फिर विटनेसेस को, कि उन्हें इंटिमिडेशन ना हो, उन्हें हरासमेंट ना हो, इससे प्रोटेक्शन देने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है। ठीक, आइए हम देखते हैं कि उन्हें इंफॉर्मेशन देने के लिए कि विक्टिम और उनके डिपेंडेंट या फिर कोई एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल है कि इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है, चार्जशीट कैसे फाइल की गई है, या फिर कॉपी ऑफ चार्जशीट उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए, मतलब कोई भी ऑफेंस हो गया है SC/ST के अगेंस्ट, और ऐसी कंडीशन में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसका स्टेटस क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। जैसे कि नए कानून में भी हम देखते हैं इसके बारे में प्रोविजन है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इंफॉर्मेंट है उसको बाद 90 डेज के अंतर पे आपको बताना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है। तो सच एज दैट थिंग SC/ST एक्ट में भी ये प्रोविजन पहले से ही है। हमारे नए कानून जो कि BNSS है उसमें भी ये प्रोविजन है। ठीक, फिर हम देखते हैं टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है SC/ST का, तो ऐसी कंडीशन में जो नेसेसरी प्रिकॉशंस होने चाहिए उसके बारे में भी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है। उन्हें इन्फॉर्मेशन देगी कि जो भी उसके विक्टिम या डिपेंडेंट या फिर कोई एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल हैं कि रिलीफ अमाउंट कितना दिया गया है, उसके बारे में भी रिलीफ क्या दिया जाएगा, कितना अमाउंट दिया जाएगा, उसके बारे में भी रूल स्कीम बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, इन्फॉर्मेशन देगी विक्टिम या फिर उसके डिपेंडेंट एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल इन एडवांस में इन्फॉर्मेशन देगी कि डेट और प्लेस क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का और ट्रायल का। ठीक, हमें बताता है एडिक्वेट ब्रीफिंग देगी केस के बारे में और ट्रायल्स के प्रिपरेशन के बारे में, विक्टिम्स को, उनके डिपेंडेंट्स को, एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिविजुअल को, और लीगल एड भी उनके लिए, ट्रायल के लिए लीगल एड भी दिया जा सकता है। ठीक, एंड हमें बताता है टू एग्जीक्यूट द राइट ऑफ एट्रॉसिटी विक्टिम और their dependent associated organization individual at every stage of the proceeding under this act and to provide the necessary assistance for the execution of right। मतलब जो भी राइट्स हैं, जो भी विक्टिम्स के राइट्स हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है इसके बारे में भी गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है। तो इस तरीके से हमने सबसेक्शन 11 देखा जो कि काफ़ी लंबा था, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे थी। काफ़ी सारे राइट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि कैसे वो इन सारी चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर स्कीम बना सकती है। ठीक, सबसेक्शन 12 हम देखते हैं कि जो विक्टिम हैं, उनके डिपेंडेंट हैं, वो असिस्टेंस ले सकते हैं किसी NGO से, किसी सोशल वर्कर से या फिर किसी एडवोकेट से भी। ठीक, तो इस तरीके से ये जो था चैप्टर, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस, चैप्टर 4A, इसमें एक सेक्शन था जो कि काफ़ी लंबा था जिसको कि हमने डील कर लिया। अब हम देखेंगे चैप्टर 5 जो कि लास्ट चैप्टर है इस एक्ट का, और ये चैप्टर जो कि हमें हर एक्ट में पढ़ने को मिलता है वो चैप्टर है मिसलेनियस, जिसमें जो बातें कहीं भी नहीं होती हैं चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में नहीं होती हैं, वो एज अ मिसलेनियस लास्ट चैप्टर में इंक्लूड कर दी जाती हैं। तो हम इस चैप्टर को देखेंगे, इस चैप्टर के सेक्शंस को पढ़ेंगे वन बाय वन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 16 है जो कि ये बताता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कलेक्टिव फाइन इम्पोज कर सकती है, और ऐसे कलेक्टिव फाइन को इम्पोज करने में जो सेक्शन 10A है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, 22 ऑफ 1955, ये एप्लीकेबल होगा, इसका प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ठीक, कलेक्टिव फाइन मतलब सामूहिक फाइन जिसको बोल सकते हैं कि कई सारे लोगों से आप फाइन ले सकते हैं। सपोज करिए SC/ST एक्ट में कोई ऑफेंस हुआ और कई सारे लोगों ने किया, या फिर ऐसा कोई प्रोविजन है, तो ऐसे में कलेक्टिव फाइन इम्पोज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। और जब कलेक्टिव फाइन इम्पोज करेगी तो वहां पे सेक्शन 10A प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक, सेक्शन 17 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको आप लोग देखिए कि DM, SDM और कोई और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर कोई पुलिस ऑफिसर जो कि DSP के रैंक के नीचे का नहीं है, मतलब डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे का नहीं है, उसको अगर इंफॉर्मेशन मिलती है और ऐसी इंक्वायरी करने के बाद अगर उसे लगता है कि कोई पर्सन या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि SC/ST नहीं है और वो रिसाइड कर रहे हैं या किसी प्लेस में रह रहे हैं, ये जो मजिस्ट्रेट हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनके जुरिस्डिक्शन में ये प्लेस आता है और वो कमिट करने वाले हैं या उन्होंने धमकी दी है कि वो कमिट करेंगे कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट के अंदर है, और इनको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है, तो वो इस एरिया को डिक्लेयर कर देंगे कि ये एरिया प्रोन टू एट्रॉसिटी है, मतलब यहाँ पे हिंसा घटित कभी भी हो सकती है, और वो क्या करेंगे, नेसेसरी एक्शन लेंगे
पीस और गुड बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर ट्रैंक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं, कोई एरिया है इनके जुरिस्डिक्शन में, ठीक, और वहाँ पे उन्हें लगता है कि कोई पर्सन जो कि उस एरिया में है वो क्या करने वाला है, कोई ऑफेंस करने वाला है, थ्रेट दिया है उसने, धमकी दी है, या फिर वो धमकी दी है कि उसने वो ऑफेंस करेगा SC/ST एक्ट में। तो ऐसी कंडीशन में ये जो अथॉरिटीज़ हैं, DM, SDM, DSP, ये लोग क्या करेंगे कि इस एरिया को डिक्लेयर कर देंगे कि यहाँ पे एट्रोसिटीज़ घटित होने वाली हैं और इस एरिया के पीस, पब्लिक ट्रैंक्वालिटी, पब्लिक ऑर्डर, इनको मेंटेन करने के लिए वो प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है। प्रिवेंटिव एक्शन वो होता है कि आप कोई एक्शन होने वाला है उसके पहले ही आप उसे प्रिवेंट कर दीजिए, रोक दीजिए, ताकि वो एक्ट कमिट ही ना हो। तो ये पावर यहाँ पे सेक्शन 17 में इन ऑफिसर्स को दी गई है कि किसी एरिया में आपके जुरिस्डिक्शन में SC/ST के अगेंस्ट कोई ऑफेंस होने वाला है तो आप उसे रोक सकते हैं, आपके पास ये पावर है सेक्शन 17 में। ठीक, तो अब हम सबसेक्शन 2 देखते हैं। ये सबसेक्शन हमें बताता है चैप्टर 8, 10 और 11 जो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हम पढ़ते हैं 1973, उसका जो चैप्टर 8, 10, 11 है। अब ये चैप्टर्स नए वाले BNSS में बदल गए हैं, लेकिन पुराने में ये चैप्टर 8, 10 और 11 थे। उसमें जो प्रोविजन है वो इस सबसेक्शन 1 पे एप्लीकेबल होंगे। बेसिकली ये सिक्योरिटी की बात है, प्रिवेंटिव एक्शन और पुलिस की जो पावर है वो सारी चीज़ें इस चैप्टर्स में दी हुई हैं और ये सारे प्रोविजन इस सबसेक्शन 1 पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक, अब हम देखते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 हमें बताता है स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके स्कीम बनाएगा कि किस मैनर में जो ऑफिसर्स हैं सबसेक्शन 1 में वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे उस स्कीम में, कि वो कैसे अट्रॉसिटीज़ को प्रिवेंट करेंगे और उस एरिया में कैसे सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे SC/ST मेंबर्स के अमंगस्ट। ठीक, तो मतलब बेसिकली जो सबसेक्शन 1 में DM, SDM और DSP को पावर दी गई है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या स्कीम होनी चाहिए उसको बनाने की पावर सबसेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। ठीक, तो ये सेक्शन हमने देखा। तो आइए देखते हैं अब अगला सेक्शन जो कि है सेक्शन 18, सेक्शन 438 of the code not to apply to person committing an offense under this act। बेसिकली सेक्शन 438 क्या है, CRPC का एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है। जब एंटीसिपेटरी बेल, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पता होगा कि जब कोई ऑफेंस कमिट होने वाला है, किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस शायद कमिट करा हो, उसे एक अप्रीहेंशन है उसके अंदर कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक, सपोज करिए A नामक व्यक्ति है, उसे ये भय है कि कुछ दिन बाद उसे किसी ऑफेंस के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो क्या करता है कि वो पूर्व बेल मतलब एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाता है कि आप अरेस्ट होने से पहले ही एंटीसिपेटरी बेल मुझे दे दीजिए ताकि मेरा अरेस्ट ही ना किया जा सके। तो वो जो चीज़ है एंटीसिपेटरी बेल की जो चीज़ है वो इस एक्ट के ऑफेंसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। इस सेक्शन की वजह से ये एक्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी बन जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं सेक्शन 18A, नो इंक्वायरी और अप्रूवल रिक्वायर्ड। ये भी एक कंट्रोवर्शियल सेक्शन है। इसमें क्या है, सबसेक्शन 1 हमें ये बताता है कि इस एक्ट के पर्पस के लिए कोई भी प्रिलिमिनरी मतलब FIR रजिस्टर करना है किसी पर्सन के अगेंस्ट। सपोज किसी व्यक्ति के ऊपर ये एलिगेशन है कि उसने SC/ST एक्ट में कोई ऑफेंस किया है, तो उसके अगेंस्ट अगर FIR रजिस्टर करना है तो कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी कि इस व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट करा कि नहीं करा, डायरेक्ट FIR हो जाएगा। कोई SC/ST कम्युनिटी का बंदा आया, उसने कहा कि ये ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर तुरंत उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर करेगा, कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और B हमें बताता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है क्या करेगा, अरेस्ट करने से पहले जिसके अगेंस्ट FIR हुई है या फिर SC/ST एक्ट में उसे किसी का अरेस्ट करना है तो उसके लिए उसको पहले उसकी किसी की परमिशन की अप्रूवल या फिर अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, उसे अप्रूवल नहीं चाहिए किसी का, वो डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सबसेक्शन 2, ये हमें बताता है वही चीज़ कि 438 CRPC का इस एक्ट में जो भी ऑफेंसेस हैं उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ हमने ऊपर ही देख ली। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम सेक्शन 19 देखते हैं जो कि ये बताता है सेक्शन 360 ऑफ CRPC और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो भी पर्सन गिल्टी हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 360 वही बात करता है जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट बात करता है। वो चीज़ आपने CRPC और आपने ये एक्ट पढ़ी है तो आपने ये एक्ट में भी पढ़ी होगी, तो वो चीज़ इस एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। ये सेक्शन 19 हमें ये बताता है। तो इतना हमने देखा। अब हम आगे के सेक्शंस देखते हैं। सेक्शन 20 हमें बताता है एक्ट टू
हैव ओवर एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, मतलब इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। ये एक्ट बाकी सारे एक्ट पर प्रिवेल करेगा। कोई कस्टम, कोई यूजेस, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लॉ की वर्चू है, उस पर ही ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, मतलब इस एक्ट का एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ठीक, सेक्शन 21 हमें बताता है ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। ठीक, कोई भी रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाया है उसको सब्जेक्ट में रहते हुए, उसको ध्यान में रहते हुए स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करेगा, वो मेजर्स लेगा कि इस एक्ट का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके। देखिए यहाँ पे सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों शब्द यूज किए गए हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है कि किसकी ड्यूटी है कि वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कराएगा SC/ST एक्ट का, और ऑप्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट से जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट को टिक करेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल मेकिंग पावर है और स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इस एक्ट के प्रोविजन का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सके। ठीक, बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है वो यही बन सकता है कि इस एक्ट के जो प्रोविजन है उनका इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सेक्शन 22, तो सेक्शन 22 हमें बताता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, मतलब कोई सूट, प्रोसीडिंग, प्रोसिक्यूशन, लीगल प्रोसीडिंग कुछ भी नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या फिर कोई ऑफिसर, कोई अथॉरिटी है गवर्नमेंट का, या फिर कोई पर्सन है जो कि गुड फेथ में उसने कोई काम किया है इस एक्ट के अंदर। ठीक, ये जो है कि गुड फेथ में अगर इन लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कोई ऑफिसर, अथॉरिटी गवर्नमेंट का जिसने कोई काम गुड फेथ में किया है, तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा इस एक्ट के अंदर। ये सेक्शन 22 हमें बताता है। ठीक, सेक्शन 23 पावर टू मेक रूल, ये इस एक्ट का लास्ट सेक्शन है जो कि हमने एक तरीके से इसको पहले ही देख लिया, जो कि हमने देखा कि रूल कौन बनाएगा। तो रूल कौन बनाएगा? रूल बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगा और इस एक्ट के पर्पसेस को कैरी आउट करने के लिए रूल बनाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो एक्ट था SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इसको देख लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एक्ट जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आप लोग के जो भी क्वेरी है उसका रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू सो मच।